Hi everyone, I am Akre, थर्ड ईयर स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स CUET 100% टाइलर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि NIUS में आपका जो अप्रैल 2026 में एग्जाम होने वाला है एंड उन बच्चों को जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखा है वो अगले 10 से 15 दिनों में 80+ कैसे ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम लगने वाला है एंड आप अगले 10 से 15 दिन में कैसे 80+ स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। एंड ध्यान रहे, मैं इस वीडियो में सभी को एक साथ लेके चलने वाला हूं, यानी कि उन बच्चों को जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी अलग से स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं, एंड जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है उनके लिए भी मैं आराम से आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या मटेरियल्स यूज़ करने हैं, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे को यहाँ पे समझनी है वो है कि हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि TMA के चैप्टर्स आपके जो हैं वो नहीं आने वाले। TMA आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया होगा अप्रैल 2026 का, तो ये सिलेबस आपका नहीं आने वाला, इसको मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। ये आपको नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है, हमें ध्यान कहाँ देना है, दैट इज़ पब्लिक एग्जाम। इस पे हमारा पूरा ध्यान होगा। टोटल हमारे 18 चैप्टर्स हैं, क्या करना है कैसे करना है इसको समझना। देखो, सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम होने वाला है ना वो होने वाला है टोटल 100 मार्क्स का। अब एकदम ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स जो है ना NIS क्लास 12 में आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट आपका स्टार्ट्स का आता है, ये 4 चैप्टर्स स्टार्ट से रिलेटेड है। उसके बाद बाकी के इतने चैप्टर्स ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और ये पूरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 3 पार्ट्स में आपका जो इकोनॉमिक्स है वो डिवाइडेड है एंड यहाँ पे वही आपको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। अब देखो, स्टैट्स का पूरा पार्ट आपका 20 मार्क्स का आ रहा है, माइक्रो का आपका पूरा पार्ट आ रहा है 21 + 15 36 और 36 + 7 आपका हो गया 43 मार्क्स का आपका माइक्रो आ रहा है, बहुत हाई वेटेज। एंड बाकी के जो बचे हुए नंबर हैं वो आपका मैक्रो लेकर जा रहा है। तो इस हिसाब से हम एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है ताकि जल्दी से जल्दी आप नंबर अच्छे स्कोर कर सको। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है। ठीक है, इफ़ यू हैव स्टडीड एनीथिंग, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, आपने बुक खोल के देखा है कि क्या आ रहा है। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि NIS की बुक अगर आपके पास अभी भी नहीं आई है तो याद रखना, वेट मत करो, अब तो ख़त्म ही होने वाला है सेशन। अब आपको बुक नहीं मिलेगा, या तो आप प्रिंट करा लो या तो आप ऑनलाइन PDF से पढ़ लो बुक। एंड बुक का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अब ध्यान दो कि कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है, एक PYQ उठाना है और उसको सॉल्व करना है। PYQs का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। आपको एक PYQ उठाना है और उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, देखो अभी आपने जितना भी चीज़ पढ़ रखा है ना वो तो एक साइड पे है। अब आप एक बार PYQ जब सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स अभी एग्जैक्टली और पढ़ने बाकी हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या टॉपिक्स पूछा जा रहा है ये आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा जब आप एक PYQ खुद से लगाओगे, बिना कोई हेल्प, बिना ChatGPT, बिना जेमिनाई, बिना गूगल किए। आपको खुद से चेक करना है कि मैं कितने पानी में हूँ या मेरे को कितना आता है, ये आपको एक बार पता करना है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एंड कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं कि ओके इसमें मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक था, इसको मैं और बेटर कर सकता हूं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। देन आता है आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। कैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि आप क्या पढ़ रहे हो एंड उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन के आ रहे हैं वो आपको एक बार ही पता चल जाएगा। एंड साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आपको लगता है कि ठीक है मैंने पढ़ रखा था माइक्रो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आपने PYQ करा, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से, एक ही यूनिट से दिख गए, तो आपको पता रहेगा कि ओके मेरे को कहाँ पे फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, ये तो हो गया, आपको एक बार चेक कर लेना है PYQ से। उससे आप
पॉइंट आउट कर लो कि ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब मैं आपको ये एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कि ठीक है एक काम करो क्योंकि ये 20 मार्क्स का आ रहा है तो इसको पहले कर लो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती होगी, एंड अगर आप ऐसा सोचते हो कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, 9 10 11 कर लेंगे, 20 मार्क्स हो गए, एंड जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनको इन चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स बिल्कुल मैथ्स सेंट्रिक हैं, प्योर मैथमेटिक्स भरा पड़ा है इन सारे चैप्टर्स में। इसलिए मैं बोलूँगा अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको इन चैप्टर्स को नहीं करना। एंड कैसे पता चलेगा कि इन चैप्टर्स को नहीं करना? जब आप क्वेश्चंस देखोगे कि ओके मैंने एक पीवाईक्यू देखा, उसमें मेरे को स्टार्ट से थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा मैथ्स ज़्यादा आ रहा है एंड इतना मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी के 80 मार्क्स पे फोकस कर लो। सिंपल सी बात है। तो ऐसे तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बिल्ड करोगे। मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। यहाँ पे सारे एक एक बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो एक ही तरीका मैं सबको नहीं बता सकता, मैं आपको एक ओवरऑल पाथ बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपको कि एग्जैक्टली आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक एनआईएस का जो बुक है वो उठाना है, ठीक है। आपका जो भी है पीडीएफ है, आपने प्रिंट आउट करा लिया है, आपको अपना बुक उठाना है एंड उसमें से किस पे फोकस करना है। देखो एनआईएस का जो बुक है ना वो बिल्कुल सेल्फ रीडिंग बुक है, उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें लिख रखी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप कहीं से उठा के वीडियोस देखो, ये करो वो करो। और स्पेशली तब जब आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको क्या करना है, आपको बुक उठाना है, आपको फोकस करना है किन चीज़ों पे? इकोनॉमिक्स है, डेफिनेशंस, हेडिंग्स और एग्जाम्पल्स। आप बस इन तीन चीज़ों पे फोकस करोगे। अब एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि आप बजटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे डेफिनेशन में कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बजटरी पॉलिसी होता क्या है आखिरकार। देन आप देखोगे कि हेडिंग्स क्या क्या है। हेडिंग्स यानी कि बजटरी पॉलिसी में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे उसे बनाया जाता है, इनके बस आपको हेडिंग्स पढ़ लेने हैं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट डेफिनेशन में अच्छे से समझ लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स रीड मारना है, बाकी आप खुद से लिख सकते हो। साथ ही साथ उसमें जो एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी मिलता है, रियल लाइफ तरीके से आप चीज़ों को समझते हो। और एनआईएस की बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखे हैं ये सारे एग्जाम्पल्स। तो आपको बस इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन डेप्थ अभी आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे एनआईएस की बुक में आप देखोगे तो हर एक कुछ पेजेस के बाद आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलता है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, उनके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको उन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम नहीं है यहाँ पे। आपको सिंपली उनको माइंड में ही सॉल्व कर लेना है कि ठीक है ऑब्जेक्टिव्स पूछा था, देखो बजटरी पॉलिसी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैं एक बार ही दिमाग में याद कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने हेडिंग्स बस कॉपी में एक बार ही ऊपर से लिख लिए कि हेडिंग्स क्या क्या थे, बजटरी पॉलिसी की जो हेडिंग्स मैंने याद करते वो क्या थे, आप एक बार ही वैसे लिख लोगे। इस तरीके से आपका जो है रिवीजन भी होता जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, और आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट उठकर आ जाता है, यानी कि आप जब पीवाईक्यू खोल के देखोगे आपको उसमें देखने को मिलेगा कि कई सारे क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट किए होते हैं, तो आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है एंड अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस चेक करना है एंड उनमें से चैप्टर्स स्मार्टली पिक करना है। कैसे करना है मैंने आपको एग्जांपल पहले भी बताया था। जैसे कि मान लो कि आपका मैथ्स बहुत वीक है तो आप ये स्टैट्स वाले चैप्टर्स नहीं करना अभी, ठीक है, क्योंकि स्टैट्स के ये 4 जो चैप्टर हैं वो काफ़ी मैथमेटिक्स सेंट्रिक हैं, यानी कि इसमें काफ़ी सारा मैथ सॉल्व करना होता है, जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इन 20 मार्क्स को छोड़ के इन 80 मार्क्स पे फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। आप अगर एक बार स्टैट्स के इस दलदल में फंस गए तो फंस ही रह जाओगे, ठीक है, आप उससे नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वीकनेसेस को जो है आइडेंटिफाई करोगे एंड अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करोगे। लेट्स से कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, यानी कि आप रट्टा अच्छा लगा लेते हो, आप जो पढ़ते हो उसको आप
याद अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थ्योरी वाले चैप्टर सिर्फ पढ़ना पढ़ना, नथिंग टू सॉल्व। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, इंटायरली थ्योरी चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट एंड बजट, आप इन चैप्टर्स पे फोकस करो, है ना। लेसन 13 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, पूरा का पूरा थ्योरी, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। 12+7 19 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगर आपका फेवरेट है कि थ्योरी मेरे को अच्छा सा पढ़ना है, अच्छा लगता है, मैं रट्टा जल्दी मार लेता हूँ, मार लेती हूँ, तो आप इन चैप्टर्स पे फोकस करोगे और इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे। ऐसे आपको अपने चैप्टर्स पिक करने हैं, ऐसे आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस चेक करने हैं। वैसे ही मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बारी इस माइक्रो के दलदल में घुसे, एक बारी आप माइक्रो के दलदल में घुसे, तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, सेम गोज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बारी आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो आपको इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते, वरना आपके क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं बनेंगे। आप सिर्फ बेसिक करके आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। आप एक बारी पीवाईक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा 2-3 चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं ये लोग। तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बारी अगर आपने माइक्रो स्टार्ट करा तो आप उसके साथ साथ उसको कंप्लीट करो, एंड एक बारी आपने अगर मैक्रो से स्टार्ट करा है तो आप मैक्रो को पहले कंप्लीट करो। एंड वो बच्चे जिनकी थ्योरी अच्छी है, उनके लिए मैं बता दूं, इन चैप्टर्स को आप अगर कर लोगे तो आपका थ्योरी का जो है 19 मार्क्स का कंफर्म हो जाएगा। तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। ऐसे ही हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अलग अलग है, तो हर एक बच्चा अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएगा। और पढ़ना कैसे, सेम चीज़ जैसे मैंने पहले बताया था कि एनआईएस की बुक उठानी है, डेफिनेशंस, हेडिंग्स, एग्जाम्पल समझना है। इस समय आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है ना, उतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को बार बार चेक करोगे, रिवाइज करोगे। आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको इन बच्चों से जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करोगे, डेफिनेशंस, हेडिंग्स एंड एग्जाम्पल्स पे फोकस करोगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बताता हूँ क्या है। जो आपको फाइनल ब्रह्मास्त्र होने वाला है वो होने वाला है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले आपने एक ही लगाए थे, जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा था उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं करा तो आप नंबर तो भूल ही जाओ कि आपके नंबर आने वाले हैं, बहुत ही खराब आएंगे, आप नहीं कर पाओगे। एक बार ही आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो ना तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स कौन से आ रहे हैं बार बार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पे मेरे को एक्चुअली फोकस करना है। टाइम बहुत कम है अभी। अगर आप इधर उधर चीज़ें देखोगे कि कोशिश करोगे कि गेस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आएंगे या फिर स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन पेपर का, वो सारी चीज़ों को गेस करने का भी टाइम नहीं है। आपको एकदम फाइनल आंसर करना है, क्योंकि अभी से कुछ दिनों बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। एट लीस्ट आप कम से कम 5 पेपर देख लेना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें भी आपका जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है ना, वो होता है कि अगर आपको आंसर करना आता है, मतलब आंसर लिखना आता है, ठीक है, मान लीजिए आपने पीवाईक्यूज के क्वेश्चन देख लिया, आप कोशिश कर रहे हो आंसर लिखने की, आपको आता है लिखना, तब भी उसमें सबसे बड़ा मिस्टेक जो है लोग करते हैं कि कीवर्ड्स लिखते ही नहीं है, एनआईएस के फॉर्मेट में लिखते ही नहीं है और वर्ड लिमिट को ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो वो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। अगर मान लो कि आपको आंसर आता भी है और आप ये गलतियाँ कर रहे हो, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको ढंग से स्ट्रक्चर करके नहीं लिखा, वर्ड लिमिट में नहीं लिखा, कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए, आपको आंसर आता था, तब भी आपको हार्डली इसमें से 2.5 से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर आप कीवर्ड नहीं यूज़ करोगे, ढंग से लिखोगे नहीं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बता दूं, और सॉल्यूशन काफ़ी सस्ता है। आपको क्या करना है, आपको आना है हमारे इस वेबसाइट पे arvindkumarnitsurat.com पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक करना है NI क्लास 12 अप्रैल 2026 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप जाओगे एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, आपको दिख जाएगा इकोनॉमिक्स 318 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस पे आ जाओ, इसको आप एक बारी बाय कर लोगे, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। आपको मैंने बता दिया है कि पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, क्या करना है।
अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली आपको इसको बाय करना है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आप एक बार बस लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखने से काम नहीं चलेगा कि मैंने ओके ऐसे स्कैन कर लिया, बस ऐसे 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 स्कैन कर लिया, वैसे काम नहीं चलेगा। आपको एक्चुअली में उसको बस लिख लेना है एक बार और आपका काम बन जाएगा। इसमें टोटल 5 से 6 PYQs आपको सॉल्व मिल जाएंगे और बस उतना कर लेने से आपका 80+ अब कंफर्म हो जाएगा, अगर आप कंसिडरिंग जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है आप उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो इस एक बार आप PYQ कर लोगे तो मैंने आपको बताया था क्या कि सॉल्व PYQs देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, है ना। आप लिखते लिखते प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता आपकी पढ़ाई भी होती जाएगी और आपको रिवीजन भी होता जाएगा, रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, कैसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखना कैसे है। अरे भाई ओके, मेरे को पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आंसर को फ्रेम कैसे करना है, आंसर को पॉइंट्स में कैसे लिखा जाता है, आंसर के जो हेडिंग्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व PYQs में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारी की सारी चीज़ें कवर्ड मिलेंगी उसमें, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन्ड है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप इसको लो और उसके साथ ही साथ आपको आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, सारी मुसीबत, सारे प्रॉब्लम्स आपको उसका आंसर इसमें मिल जाएगा। बहुत ही आराम से आप 80+ कोर्स कर सकते हो और काफ़ी अफोर्डेबल है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई प्राइस है इसका, एकदम अफोर्डेबल रेट है। आप यहाँ से इसको चेकआउट कर लो। एंड जाते जाते मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप अगर एक बार उसे बाय कर लोगे, आप जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस करोगे, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद इसमें लास्ट मिनट टिप्स क्या हैं ध्यान देना कि एक तो जो सॉल्व PYQs है ना, उनमें आंसर्स जो हैं एकदम पॉइंट्स में दे रखे हैं, वैसे ही आपको बिल्कुल लिखना है, जैसे उसमें लिख रखा है बिल्कुल बिल्कुल वैसे की वैसे ही आंसर लिखना है। आपके एक नंबर नहीं कटेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आप गलत तरीके से लिखोगे, कीवर्ड नहीं लिखोगे, पॉइंटर्स में नहीं लिखोगे, तो आपको 5 मार्क्स के आंसर में आते हुए भी 2.53 मार्क्स पे अटका देंगे ये लोग। इसलिए आपको क्या है कि पॉइंटर्स में लिखने हैं। NIOS का जो कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, वो सारे उस PYQ में कवर्ड है, सारे आंसर कीवर्ड्स के बेसिस पे लिखे हुए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में फॉर्मूला पहले लिखना है, उसके बाद आंसर करना है, ताकि मान लो कि आपका फाइनल आंसर भी गलत होता है तो आपको फॉर्मूला के नंबर मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और आंसर टू द पॉइंट करना है, घुमा फिरा के नहीं करना, क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है NIOS के मार्किंग स्कीम में। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, खिचड़ी नहीं पकानी है। साथ ही साथ आपको एटलीस्ट 3 से 5 PYQs तो करके ही जाने हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर मैंने जैसा स्ट्रैटेजी आपको बताया है वो आप फॉलो करोगे तो। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में डाल दो, मैं उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी कर दूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।